गाइस एंड वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। मेरा नाम है गुलजार एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किनशिप एंड मैरिज के बारे में। किनशिप बेसिकली होती है नातेदारी, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, जितने भी दूर के रिश्तेदार होते हैं वो सब हमारी किनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, तो किनशिप और मैरिज इन दोनों में ही बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड अलग अलग प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ठीक है, तो हमें सबको धीरे धीरे समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिलीज़ के बारे में। हमें फैमिलीज़ के बारे में जानना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, फैमिली लाइफ को ना एक सिंपल और ऑब्वियस चीज़ समझ लेते हैं। मतलब हमें लगता है कि जो सारी फैमिलीज़ होती हैं ना वो एक जैसी होती हैं और उनके जो भी रूल्स हैं, उनके जो भी रिचुअल्स हैं, सारी फैमिलीज़ के वो सेम होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। सारी फैमिलीज़ आइडेंटिकल नहीं होती, यानी कि एक जैसी नहीं होती हैं। वो किस किस चीज़ में वेरी करती हैं, उसमें जो मेंबर के नंबर होंगे उसमें वो वेरी करती हैं। जैसे किसी फैमिली में मान लो 3 ही मेंबर हैं, अगर कोई जॉइंट फैमिली है मान लो 10 मेंबर हैं, किसी में 15 मेंबर हैं। ठीक है, तो मेंबर के नंबर में फैमिली वेरी करती हैं। और जो मेंबर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है ना? क्या बहुत अच्छा रिलेशनशिप है या किसी किसी फैमिली में ख़राब रिलेशनशिप भी रहता है। फादर सन का, फादर डॉटर का किस तरीके से रिलेशनशिप है एंड वो किस तरीके की एक्टिविटी आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनली हमने देखा है कि जो वुमेन होती हैं वो घर में खाना बनाती हैं एंड जो मैन होते हैं वो बाहर से पैसा कमा कर लाते हैं। ये ट्रेडिशनली हम बात कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल की सोसाइटी में ये चेंज भी हो रहा है ना। कोई कोई मैन भी घर में खाना बनाता है एंड वुमेन बाहर से कमा कर लाती हैं या दोनों कमा कर लाते हैं। लेकिन अभी भी ज़्यादातर वही हो रहा है कि विमेन घर का काम करती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं एंड मैन जो है वो बाहर से कमा कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से फैमिली आपस में वेरी करती हैं। और सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो फूड शेयर करते हैं आपस में और अदर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जैसे घर हो गया, है ना, मनी हो गई, ये आपस में शेयर किया जाता है। एक साथ रहते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं एंड एक साथ ही रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते हैं। मान लो कोई पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सब एक साथ करते हैं फैमिलीज में। बट जो हमारी फैमिली है वो एक छोटा सा पार्ट है। किसका पार्ट है? लोगों का एक बड़ा नेटवर्क होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव्स एक बड़ा नेटवर्क है और उसमें एक छोटा सा पार्ट फैमिली आ जाती है। तो इसमें कई सारी फैमिलीज आ जाती हैं रिलेटिव्स में। ठीक है, तो रिलेटिव्स के लिए अगर हम एक अच्छा सा टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो उसके लिए हम किनफोक यूज़ कर सकते हैं या किनशिप भी यूज़ कर सकते हैं। किनफोक मीन्स जितने भी हमारे रिलेटिव्स होंगे, दूर के जानने वाले, पास के जानने वाले, सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे संस्कृत टेक्स्ट हैं ये फैमिलीज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फैमिलीज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कुला। ठीक है, और किनफोक के लार्जर नेटवर्क के लिए ये जाति का वर्ड यूज़ करते हैं। तो फैमिली क्या है? फैमिली है कुल। ठीक है, और जो किनफोक है या जो हमारी किनशिप है, जितने भी रिश्तेदार हो गए आपस के जानने वाले, उसके लिए जाति वर्ड का यूज़ किया गया है संस्कृत टेक्स्ट में। ठीक है, और एक वंश शब्द का भी यूज़ किया गया है। इसका मतलब है लीनिएज, यानी कि एक वंश आगे बढ़ता जाता है ना, फादर, और फिर फादर का वंश आगे बढ़ता जाता है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से ये जो लीनिएज है ये चलती जाती है। तो उसके लिए वंश शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, फैमिलियल टाइज जो हैं उनको नेचुरल माना गया है एंड उनको ब्लड पर बेस माना गया है, यानी कि जिनका भी ब्लड रिलेटेड है, सेम ब्लड है, वो आपस में फैमिलीज हैं, ये माना जाता है। ठीक है, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया गया है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो कज़न्स को क्या मानती हैं? उनको ब्लड रिलेशंस के अंदर मानती हैं, यानी कि वो भाई बहन हो गए हमारे। और कुछ सोसाइटीज़ हैं कि कज़न्स को ब्लड रिलेशन में नहीं मानती हैं। जैसे इंडिया के कई पार्ट्स में, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कज़न्स को भाई बहन या ब्लड रिलेशन में माना जाता है, यानी कि अगर किसी लड़के की बुआ का बेटा है तो उसे भी वो अपना भाई मानेगा। लेकिन वहीं हम बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में क्या होता है, वहाँ पर कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें कज़न्स के साथ शादी करना अलाउड है, क्योंकि वहाँ उन्हें ब्लड रिलेटिव नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब कज़न्स का रिलेशन हर जगह एक जैसा डिफाइन नहीं होता। कहीं पर वो रिश्तेदार होते हैं और कहीं पर उनसे शादी भी कर ली जाती है। अब जो अर्ली सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जो एंशियंट सोसाइटीज़ हैं हमारी, उनमें लोगों के बीच में फैमिलियल रिलेशन कैसे होते थे, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक तो एलिट फैमिली हो गई और एक नॉर्मल फैमिली हो गई, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल हो गए। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं ना,
वो एलिट फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है फैमिली से रिलेटेड उसको आसानी से वो गैदर कर लेते हैं, आसानी से उनको रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एलिट फैमिली जैसे कि अमीर लोग हो गए, राजघराने हो गए, तो उनके बारे में वो आसानी से जान पाते हैं। लेकिन वही बात कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये फैमिली रिलेशनशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा अपना रिकॉर्ड छोड़ते नहीं हैं, है ना। इसी के साथ ही साथ हिस्टोरियंस जो हैं वो लोगों का फैमिली और किनशिप के लिए क्या एटीट्यूड रहा है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, कि लोग फैमिली को, किनशिप को इम्पोर्टेंस देते थे, नहीं देते थे, किस तरीके की रिलेशनशिप रहती थी, ये सब जानने की हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सब जानना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। किसमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि लोग किस तरीके से सोचा करते थे, उनकी क्या थिंकिंग हुआ करती थी, है ना। तो ये पॉसिबल है कि इनमें से कुछ आइडियाज़ जो हैं वो उनके एक्शंस को शेप करते हों और उसी तरह एक्शंस उनके एटीट्यूड में चेंज करते हों। अब इस लाइन को समझो, आइडिया पहले तो एक्शन को चेंज करता है। ठीक है, आइडिया जैसे, आइडिया क्या हो सकता है, अगर किसी समाज का आइडिया ये हो कि सिर्फ बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, यानी कि पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बेटा वंश को आगे बढ़ाता है तो उस सोच की वजह से लोगों के एक्शन शेप हुए, जैसे बेटी को कम इम्पोर्टेंस देना, बेटा पैदा करने की ज़्यादा इच्छा रहना, प्रॉपर्टी सिर्फ लड़कों को देना। तो इससे क्या हो रहा है, आइडिया हमारे एक्शन को शेप कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्शन किस तरह से आइडियाज़ को शेप कर रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो अगर टाइम के साथ लोगों ने देखा कि बेटियां भी पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं, प्रॉपर्टी संभाल सकती हैं, तो उनके जो एक्शंस हैं, यानी कि लड़कियों की जिम्मेदारी संभालने वाले जो एक्शंस हो रहे हैं, उससे समाज का एटीट्यूड बदल जाएगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेटियों को भी इनहेरिटेंस मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि उन्हें भी प्रॉपर्टी का राइट्स मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक्शन भी आइडिया को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो वंश है वो फादर से चले। ठीक है, फादर, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो फादर से सन की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो है मैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट। मैट्रिलिनी में क्या होता है, यहाँ पर जो वंश चलता है वो मदर से चलता है। ठीक है, मदर के पास जो कुछ भी होगा वो उसकी डॉटर इनहेरिट करेगी, फिर उसकी डॉटर, फिर उसकी डॉटर एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पैट्रिलिनी और ये हो गया मैट्रिलिनी। आई होप समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो किनशिप रिलेशंस थी ना, यानी कि जो रिश्तेदारों की आपस में रिलेशनशिप है, वो ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जब ये चेंज होती हैं, तो क्या हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमारी महाभारत है। महाभारत में इसी तरीके की एक स्टोरी है जहाँ पर किनशिप रिलेशन एकदम से चेंज होते दिख रहे हैं। तो उसकी स्टोरी क्या है वो हम आगे जानते हैं। तो इसमें एक फ्यूड डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि एक झगड़ा हुआ है। किसके ऊपर झगड़ा हुआ है, लैंड और पावर के लिए झगड़ा हो रहा है। किसके बीच में झगड़ा हो रहा है, कजन्स के दो ग्रुप्स हैं। कजन्स में कौन कौन हैं, कौरवाज हैं और दूसरी तरफ हैं पांडवास। ठीक है, और कौरव और पांडव ये दोनों ही सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो रूलिंग फैमिली कौन सी है, कुरुस की। कुरुस जो है एक लीनिएज है, लीनिएज वही जो वंश वाला सिस्टम है ना। तो ये वंश चलता आ रहा है जो कि वन ऑफ द जनपदास को डोमिनेट कर रही थी। हमने चैप्टर 2 में जनपद और महाजनपद पढ़े थे ना, जनपद से मिलकर महाजनपद बनता है। ठीक है, तो उसी में से एक जनपद पर किसका कंट्रोल था, कुरुस का कंट्रोल था। इसको मैप पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर थे कुरु। ठीक है, कुरु था एक महाजनपद और कुरु की दो कैपिटल थी, एक थी हस्तिनापुर और दूसरी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो इसी के थ्रोन के लिए जो है वो लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडव में। फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट जो दोनों कजन्स के बीच में हो रहा था वो एक बैटल में चेंज हो जाता है, जिसमें कौरव हार जाते हैं एंड पांडव जीत जाते हैं। उसके बाद में ही जो पैट्रिलिनियल सक्सेशन है ना उसको प्रोक्लेम किया गया, यानी कि उसकी घोषणा की गई कि अब जो है वो पैट्रिलिनियल सक्सेशन ही हुआ करेगा, यानी कि फादर के पास में अगर जो कुछ भी है वो उसके सन को ही मिलेगा। ठीक है, ये कौरवास और पांडवास की स्टोरी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बने रहना लास्ट तक। नेक्स्ट क्या है कि जो पैट्रिलिनी थी ना
ये एपिक यानी कि जो महाभारत है इसके कंपोजिशन से पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जो महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है यानी कि यही जो लड़ाई हुई है दोनों भाइयों के बीच में, ये रीइंफोर्स कर रही है कि ये जो आइडिया था पैट्रिलिनी का ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। ठीक है, पैट्रिलिनी के अंडर में क्या होता है, जो सन है वो अपने पिता के रिसोर्सेज को क्लेम करते हैं जब जो फादर है वो मर जाता है। ठीक है, अगर कोई किंग है तो किंग के थ्रोन को भी वो सन क्लेम कर सकता है, यानी कि किंग के बाद जो राजा बनेगा वो उसका बेटा ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। ये है पैट्रिलिनी। ज़्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज थी जो 6th सेंचुरी BCE के बाद से ही तो आना शुरू हुई थी ना, वो इसी सिस्टम को फॉलो करती थी, पैट्रिलिनी के सिस्टम को। लेकिन इस सिस्टम की प्रैक्टिस में वेरिएशन देखे गए हैं। कभी कभी क्या होता था, कोई बेटा ही नहीं होता था किसी राजा का। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता था कि ब्रदर्स जो थे वो आपस में एक दूसरे को सक्सीड कर देते थे। मान लो एक बड़ा भाई है, ठीक है, इस बड़े भाई को थ्रोन पर बैठा दिया गया, अब इसकी हो गई डेथ, फिर क्या हुआ, इसके छोटे भाई को थ्रोन पर बैठा दिया गया। जब इसका कोई बेटा नहीं था तब छोटे भाई को बिठाया गया, ऐसे ही नहीं बैठाया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि जो किंग्समैन हुआ करते थे, किंग्समैन यानी कि वही जो रिश्तेदार हुआ करते थे, वो थ्रोन को क्लेम कर लेते थे। मान लो राजा का ना कोई बेटा है ना कोई भाई है, कोई भी नहीं है, तो उसके जो भी रिश्तेदार होंगे वो उस थ्रोन को क्लेम कर लेंगे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में जो विमेन होती थी वो पावर एक्सरसाइज करती थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना। प्रभावती गुप्ता कौन थी, ये चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 कौन थे, चंद्रगुप्त 2 थे समुद्रगुप्त के बेटे, और जो समुद्रगुप्त थे वो किसके बेटे थे, वो थे चंद्रगुप्त 1 के बेटे। और चंद्रगुप्त 1 जो थे वो गुप्ता एम्पायर के मेन फाउंडर थे। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी शादी हुई थी दक्कन में एक रूलिंग फैमिली में जिनका नाम था वाकाटक्स। ठीक है, अब जो संस्कृत के लीगल टेक्स्ट थे, लीगल टेक्स्ट मतलब उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें आज रूल्स रेगुलेशन से तो बताता है ना कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, हमारे नेशन में क्या क्या लॉ रहेंगे, हमारे लिए क्या रहेंगे, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। तो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन ये संस्कृत के लीगल टेक्स्ट हुआ करते थे। जैसे एक था मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति, और एक धर्मशास्त्र नाम से भी हुआ करता था। ये सब क्या थे, ये सब थे लीगल टेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ नाम हैं उन लीगल टेक्स्ट के, इसमें रूल्स वगैरह लिखे होते थे कि सोसाइटी में किस तरीके का बिहेवियर रखना है। तो इनमें क्या रूल लिखा गया था कि विमेन के पास में लैंड का या किसी भी रिसोर्स पर अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में ये पढ़ा था कि इनके पास में लैंड का एक्सेस था और उस लैंड को इन्होंने ग्रांट भी किया था, यानी कि दान में दिया था। ये हमें किससे पता चला, ये हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चला। तो ऐसा एक्सेप्शन हमें कैसे देखने को मिल रहा है, जबकि रूल हमें ये बता रहा है कि वुमेन के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो लैंड पर या किसी अदर रिसोर्स पर अपना अधिकार जमा सके, लेकिन प्रभावती गुप्ता के पास में लैंड पर अधिकार है, वो उसे दान में भी दे रही हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता जो थी वो एक क्वीन थी, तो क्वीन थी तो इनके पास में पावर्स थी, इसीलिए इनके पास में लैंड का एक्सेस भी था। ठीक है, तो पैट्रिलिनी के सिस्टम में जो भी अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रही थी वो सारी हमने जान ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि पैट्रिलिनी की तरफ जो झुकाव था वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ रूलिंग फैमिलीज में ही हुआ करता था, ये हमें कुछ रिचुअल टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेदा, इनके मंत्रास में भी देखने को मिल जाता है पैट्रिलिनी का आइडिया। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो आइडिया है ये वेल्दी मैन भी मानते हो, यानी कि जिनके पास में बहुत पैसा हो और जो जिनका सोसाइटी में हाई स्टेटस हो, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गए। ठीक है, हो सकता है कि ये भी इस बात को मानते हो कि पैट्रिलिनी होनी चाहिए, यानी कि जो पिता के पास जो भी संपत्ति है वो उसके बेटे को ही मिलनी चाहिए, ना कि बेटी को या किसी और को। ठीक है, तो ये सारी बात तो हो गई पैट्रिलिनी के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है कि जो महाभारत में लड़ाई हुई थी ना उसकी जो स्टोरी है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। इसमें क्या है, जो हमारा संस्कृत महाभारत है, क्योंकि महाभारत अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था एंशियंट टाइम में, तो जो संस्कृत महाभारत है उसके आदि पर्वन से एक पार्ट लिया गया है। आदि पर्वन का लिटरली मतलब होता है फर्स्ट सेक्शन, यानी कि जो पहला सेक्शन है संस्कृत महाभारत का, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कौरव और पांडव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था ये अराइज क्यों हुआ। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो हम बात कर रहे हैं कौरवास की। कौरवास कौन थे, धृतराष्ट्र के बेटे। ठीक है, और
पांडवास कौन थे? ये उनके कजन्स थे, कौरवास के कजन्स थे ये, ठीक है। अब ये जो धृतराष्ट्र थे ना, ये ब्लाइंड थे, तो इनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का थ्रोन दे दिया गया। हस्तिनापुर जो कुरु महाजनपद था उसकी कैपिटल थी, है ना, एक इंद्रप्रस्थ भी थी, तो चाहे इंद्रप्रस्थ बोल लो चाहे हस्तिनापुर बोल लो, यहाँ का थ्रोन रहेगा तो भी वो पूरे रीजन पर शासन करेंगे, और इंद्रप्रस्थ का थ्रोन रहेगा तो भी पूरे रीजन पर शासन करेंगे, लेकिन बेसिकली हस्तिनापुर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब पांडु जो थे इनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि समय से पहले मृत्यु हो गई इनकी। तो फिर इनके जो बड़े भाई थे धृतराष्ट्र, इनको किंग बनाया गया, क्योंकि पांडु के जो भी बेटे थे ना वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। अब जो प्रिंसेस थे वो साथ साथ ग्रो होते हैं, पांडु के लड़के और धृतराष्ट्र के भी, ठीक है, एक साथ ग्रो होते हैं। और जो हस्तिनापुर के सिटीजन्स थे वो अपनी प्रेफरेंस पांडवास के लिए दिखाने लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो ये मानते थे कि पांडवास जो है वो ज़्यादा कैपेबल हैं शासन करने में और ज़्यादा वर्चुअस हैं कौरवास से। वर्चुअस मतलब अच्छे से बिहेव करने वाले, सदाचारी। तो इतने कैपेबल या वर्चुअस कौरवास नहीं है, इसीलिए लोग जो है वो पांडवास को प्रेफर कर रहे हैं। इससे जो दुर्योधन था कौरवास में सबसे बड़ा, वो जेलस फील करता है, ठीक है। उसने अपने फादर से कहा कि आपको खुद को थ्रोन रिसीव नहीं हुआ था आपके डिफेक्ट की वजह से, ब्लाइंड था ना धृतराष्ट्र, तो इस वजह से उसे थ्रोन नहीं मिला था। लेकिन ये आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्दो इट फेल टू यू, यानी कि आखिरकार आपको वो जो राजगद्दी है वो मिली ही ना। अगर पांडवास जो हैं वो इस पैट्रिमनी को रिसीव करेंगे पांडु से, पैट्रिमनी यानी कि जो विरासत है, अगर वो पांडु से पैट्रिमनी रिसीव कर रहे हैं तो पांडवों के बेटे जो हैं श्योरली इसको इनहेरिट करेंगे इन टर्न, यानी कि एक तरफ पांडु, ठीक है। अब पांडु के बेटे जो हैं पांडवास जो हैं इनको राजगद्दी मिलनी चाहिए, पांडवास के फिर उनके बेटे जो हैं फिर उन्हें ही तो राजगद्दी मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, फिर उनके बेटे, इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसी क्रम को बताते हुए दुर्योधन ये कह रहे हैं कि अगर जो पांडव हैं वो पांडु से पैट्रिमनी रिसीव करते हैं तो उनके बेटे जो हैं उन्हें राजगद्दी मिलती जाएगी, और हमें और हमारे बेटों को रॉयल सक्सेशन से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, और हमारी दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ये थी महाभारत में जो दो कजन्स के ग्रुप लड़ रहे हैं उनकी आपस की स्टोरी, कि ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर जन्म कैसे लेता है, सिर्फ राजगद्दी के लिए दो भाई आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के जो पैसेज है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि लिटरली ये ट्रू ही हों, लेकिन ये हमें एक ऐसा आइडिया दे देते हैं कि जिसने इसे लिखा है वो क्या सोचते होंगे। एंड कभी कभी इस तरीके के जो केस हमने देखे उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी होते हैं, जैसे कि कौरवास और पांडवास के बीच में लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि फैमिली और किनशिप को समझना इतना आसान नहीं है। हर समाज में फैमिलीज अलग अलग तरीके से बनी होती हैं। महाभारत जैसे टेक्स्ट हमें ये बताते हैं कि उस वक्त पैट्रिलिनी यानी कि जो वंश को सिर्फ बेटे से आगे बढ़ाने का सिस्टम था वो कितना इम्पोर्टेंट था। कौरव और पांडवों के बीच जो लड़ाई हुई उसके पीछे भी यही विरासत और राजगद्दी का ही सवाल था। इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि लोगों के आइडियाज़ और जो एक्शंस थे वो एक दूसरे को शेप करते थे, है ना, ये हमने जाना भी। राज्य, परिवार और वंश की कंटिन्यूटी उस समय के समाज का कोर था, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था किसी भी वंश की कंटिन्यूटी रहना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो कि हर एक टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो बिना किसी झिझक के कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।